हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो एक बार फिर से स्वागत है आप लोगों का एसएम मास्टर क्लासेस में। तो दोस्तों, आज हमारा परिवार 100 सब्सक्राइबर की ओर बढ़ रहा है। तो दोस्तों, आप लोग की जिम्मेवारी है कि आप लोग इसे ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाएं। तो दोस्तों, आज खास दिन भी है। आज है 26 जनवरी। ठीक है, 26 जनवरी आज ही के दिन भारत का संविधान जो है लागू हुआ था। ठीक है, 26 जनवरी 1949 को। तो आज एक सबसे पहले सभी लोगों को संविधान दिवस की, मतलब 26 जनवरी यानी गणतंत्र दिवस की आप लोगों को बहुत बहुत बधाई। तो दोस्तों, चलिए आज शुरुआत करने वाले हैं क्लास 11 की बोर्ड परीक्षा होने वाली है, जिसको लेकर मैं इकोनॉमिक्स यानी कि अर्थशास्त्र के टॉप 100 क्वेश्चन लेके आया हूँ। तो दोस्तों, ये क्लास आप लोग के लिए बेस्ट साबित होने वाला है। तो अगर आप लोग 11 में हो और इस बार देना चाहते हो एग्जाम, तो दोस्तों हमारे परिवार से जुड़ जाइए एसएम मास्टर क्लासेस में। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों तक वीडियो जरूर शेयर कीजिएगा। ठीक है दोस्तों, और कमेंट करके बताइएगा कि क्लास कैसा लगा। तो चलिए दोस्तों, पहले टारगेट की बात कर लेते हैं। यहाँ पे जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा है, आपका टारगेट है 80+ मार्क्स लाना। ठीक है, और उसके लिए मैं बहुत ही ज़्यादा मेहनत कर रहा हूँ और मेरा टारगेट है 500 सब्सक्राइबर करना। ठीक है दोस्तों, तो आप लोग इस टारगेट को भी पूरा कीजिए और मैं आप लोग का टारगेट पूरा कराने के लिए एकदम जी तोड़ मेहनत कर रहा हूँ। तो दोस्तों, अपने जितने भी फ्रेंड्स ग्रुप है, जितने भी चैनल है, सारे जगह वीडियो को शेयर कर देना। ठीक है, चलिए शुरुआत करेंगे पहले नंबर क्वेश्चन से। इकोनॉमिक्स का क्लास है, सबसे बेस्ट क्वेश्चन जो मैं आप लोग के लिए लेके आया हूँ, जो आप लोग के एग्जाम के लिए बेस्ट साबित होगा। और इनमें से बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जो रिपीट भी हुए होंगे। ठीक है, और अभी आने भी वाला है। तो चलिए शुरुआत करेंगे पहले नंबर क्वेश्चन से। पहला नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अर्थशास्त्री ने औपनिवेशिक काल के दौरान प्रति व्यक्ति आय का अनुमान लगाया था? बताइए, किस अर्थशास्त्री में प्रति व्यक्ति आय यानी कि पर कैपिटा इनकम का अनुमान लगाया था? ऑप्शन ए विलियम डिग्बी, ऑप्शन बी फाइंडली सिर्रास, ऑप्शन सी दादाभाई नौरोजी, ऑप्शन डी ये सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ये सारे लोग, इन सारे लोगों ने, ठीक है, औपनिवेशिक काल के दौरान भारत की प्रति व्यक्ति आय का अनुमान लगाया था। ठीक है, विलियम डिग्बी भी थे, फाइनली सिर्रास भी थे और दादाभाई नौरोजी भी थे। ठीक है, ये सारे लोग। तो वन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलिए यहाँ पे टॉप 100 क्वेश्चन लाया हूँ, तो वीडियो थोड़ा स्पीड होगा। ठीक है, और अगर आप लोग को स्लो लग रहा है तो आप लोग 2x पे देख सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। सुएज नहर को परिवहन के लिए खोल दिया गया था। बताइए, सुएज नहर को परिवहन के लिए कब खोला गया था? 1850, 1869, 1853 या 1901? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, 1869 को खोल दिया गया था। ठीक है, तो 2 का राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, इनमें से कुछ क्वेश्चन रिपीटेड भी है और कुछ क्वेश्चन नया भी है, जो आप लोग के लिए बेस्ट होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है 3 नंबर। भारत के लिए महान विभाजन का वर्ष कौन सा था? बताइए, 1996, 1930, 1856 या फिर 1921? तो 3 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, 1921। ठीक है, 3 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1921, जो महाविभाजन का काल था। ठीक है, चलिए तो 3 का राइट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला क्वेश्चन है 4 नंबर। टाटा एयरलाइंस की स्थापना किस वर्ष हुई थी? बताइए, टाटा एयरलाइंस की स्थापना किस वर्ष हुई थी? ठीक है, टाटा डिस्को की स्थापना 1907 में हुई थी। तो टाटा एयरलाइंस की स्थापना कब हुई थी? 1932, 1931, 1930 या 1953? तो 4 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर है 1932 में हुआ था। ठीक है, 4 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर है 1932 को हुआ था। 5 नंबर। टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? बताइए, टाटा टिस्को जिसको बोलते हैं। ठीक है, तो ए नंबर 1907, ऑप्शन बी है 1947, ऑप्शन सी 1908, ऑप्शन डी 1950। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1907 को टाटा आयरन एंड स्टील की स्थापना हुई थी, जिसको हम लोग बोलते हैं टिस्को। ठीक है, टिस्को। ठीक है, तो 5 का राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला क्वेश्चन है 6 नंबर। ब्रिटिश शासन में विदेशी व्यापार की क्या स्थिति थी? बताइए, ब्रिटिश शासन में विदेशी व्यापार की क्या स्थिति थी? ऑप्शन ए कच्चे माल का शुद्ध निर्यातक था, ब्रिटिश भारत द्वारा उत्पादित तैयार माल का शुद्ध आयातक था, ये सभी, या विदेशी व्यापार के कारण अधिशेष युद्ध खर्चों पर खर्च किया गया था। बताइए कौन सा राइट आंसर है? तो 6 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ये सभी। 6 का राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी, ये सभी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है 7 नंबर। भारत में ब्रिटिश शासन की स्थापना से पहले निम्नलिखित में से कौन से भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए सत्य था? बताइए कौन सा सत्य था? ब्रिटिशर्स आने के पहले भारत की अर्थव्यवस्था कैसी थी? भारत में एक स्वतंत्र अर्थव्यवस्था और समृद्ध बाजार थे। भारतीय लोगों की आजीविका मुख्य रूप से कृषि पर आधारित थी। या भारतीय हस्तशिल्प, कपड़ा उद्योग और धातु कार्य को विश्वव्यापी बाजार प्राप्त था। या फिर डी नंबर है उपयुक्त सभी। तो 7 का राइट आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। ठीक है, अंग्रेज आने से पहले भारत में ये सारे कथन जो है सही है। ठीक है, हाँ, इनमें से सभी, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। 7 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, ये तीनों ही कथन सही था। ठीक है, पहला कथन क्या था कि भारत में एक स्वतंत्र अर्थव्यवस्था और समृद्ध बाजार थे। ठीक है, अंग्रेज आने से पहले। और भारतीय लोगों की आजीविका मुख्य रूप से कृषि पर निर्धारित थी। बिल्कुल सही, भारत में उस समय कृषि होती थी। तीसरी क्या है कि भारतीय हस्तशिल्प, कपड़ा उद्योग और धातु कार्य को विश्वव्यापी बाजार प्राप्त था। ठीक है, भारत निर्यात भी कर रहा था उस समय। ठीक है, तो 7 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी सही है। ठीक है, चलिए 8 नंबर क्वेश्चन।
भारत में अंग्रेजों ने जो सड़क बनाई थी, बताइए, भारत के भीतर सेना जुटाने के लिए, या ग्रामीण इलाकों से कच्चा माल निकालना, या भारत में बार बार पड़ने वाले अकाल की समस्या को दूर करने के लिए? केवल ए और बी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, केवल ए और बी। भारत में अंग्रेजों ने सड़क बनाया था दो रीजन। पहला कि भारत के भीतर सेना को जुटाना, हर एक जगह पे सेना ले जाना अपना, ठीक है। और दूसरा क्या है कि ग्रामीण इलाकों से जो कच्चा माल था उसको कहाँ तक, पत्तन तक, यानी कि पोर्ट बंदरगाह तक लाने के लिए, ठीक है, सड़क बनाई थी। तो 8 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। चलिए 9 नंबर, सूती कपड़ा मिल मुख्य रूप से स्थित थी, बताइए सूती कपड़ा मिल कहाँ पे स्थित था? दक्षिण में, उत्तर में, पश्चिमी में, या पूर्वी भाग में? तो 9 का ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पश्चिमी भाग में था सूती कपड़ा मिल, ठीक है। कहाँ पे था? गुजरात, ठीक है, महाराष्ट्र, उन सारे क्षेत्रों में। 10 नंबर, औपनिवेशिक व्यवस्था के तहत सरकार की आर्थिक नीतियों का संबंध था, बताइए सरकार की आर्थिक नीतियों का क्या संबंध था? हस्तशिल्प उद्योगों का विकास, उपनिवेशित देश का विकास, ब्रिटिश आर्थिक हित को बढ़ावा देना, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ब्रिटिश आर्थिक हित को बढ़ावा देना। यानी कि वो लोग चाह रहे थे कि यहाँ के भारत के जितने कच्चे माल है सबको ले जाकर कहाँ, इंग्लैंड, ब्रिटेन भेज देना, और वहाँ से प्रोडक्ट बना के पूरे विश्व में बेचते थे। पूरे विश्व को एक बाजार बना के रखा था। इसीलिए पहली जो औद्योगिक क्रांति है इंग्लैंड में शुरू हुआ। क्यों हुआ? इसका रीजन यही था कि ब्रिटिशर्स ने क्या किया, सारे कच्चा माल को अपने वहाँ अपने देश ले जाने लगा, ठीक है। तो 10 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। 11 नंबर, सूती कपड़ा मिलों का प्रभुत्व था, बताइए सूती कपड़ा मिलों का प्रभुत्व क्या था? ऑप्शन ए कोई नहीं, ऑप्शन बी अंग्रेज, ऑप्शन सी विदेशी, ऑप्शन डी भारतीय। तो बताइए सूती कपड़ा मिलों का प्रभुत्व कहाँ था, बताइए। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, भारतीय, ठीक है। सूती कपड़ा मिल जो है भारत में था उस समय बहुत ज़्यादा। तो 11 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला क्वेश्चन है 12 नंबर, ब्रिटिश शासन के दौरान निर्यात अधिशेष का उपयोग किया जाता था, बताइए। अधिशेष का मतलब है आपने कोई फसल उगाया, मान लीजिए फसल उगाया, 100 रुपया खर्चा हुआ, ठीक है। आपने फसल उगा के फसल को बेच दिया, आपके पास आ गया कितना, 500 रुपया। फसल बेचने के बाद आपके पास 500 आ गया, ठीक है। आपने स्टार्टिंग में कितना लगाया था, 100, आपके पास 500 आ गया है, ठीक है। अब आप नेक्स्ट टाइम जब इन्वेस्टमेंट कीजिएगा, निवेश कीजिएगा, मान लीजिए 200 का किए, तो आपके पास 300 रुपया बच गया। जो 300 रुपया बचा ये आपका अधिशेष हो गया, ठीक है। चलिए, तो यही बात कर रहा है कि निर्यात अधिशेष का उपयोग किया जाता था, बताइए निर्यात करके जो अधिशेष बचता था उसका उपयोग कहाँ होता था? ऑप्शन ए, ब्रिटेन में औपनिवेशिक सरकार द्वारा स्थापित कार्यालय द्वारा किए गए खर्चों का भुगतान, या फिर ब्रिटिश सरकार द्वारा लड़े गए युद्ध पर होने वाले खर्च को पूरा करने के लिए, या अदृश्य वस्तुओं का आयात करना, या ये सभी। तो बताइए 12 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ये सभी, ठीक है। अदृश्य वस्तु का मतलब है सेवा, यहाँ से, ठीक है, सर्विस, कोई चीज़ें मंगाना सेवा के क्षेत्र में, ठीक है। तो 12 का राइट आंसर क्या होगी? ऑप्शन नंबर डी। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अगला क्वेश्चन है 13 नंबर, संदर्भित करता है कि आर्थिक गतिविधि के विभिन्न क्षेत्रों के बीच देश के कार्यबल के सापेक्ष वितरण को संदर्भित करता है, बताइए इनमें से कौन सा राइट आंसर है? ठीक है, आर्थिक गतिविधि के विभिन्न क्षेत्रों के बीच के कार्यकाल के सापेक्ष वितरण को संदर्भित कौन करता है? जनसंख्या, जनसांख्यिकी संरचना, आय संरचना, व्यावसायिक संरचना, या इनमें से कोई नहीं? तो 13 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, व्यावसायिक संरचना, ठीक है। 13 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, व्यावसायिक संरचना। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन, ब्रिटिश शासन के दौरान उच्च मृत्यु दर का कारण था, बताइए ब्रिटिश शासन के दौरान उच्च मृत्यु दर का क्या कारण था? अपर्याप्त सार्वजनिक स्वास्थ्य सुविधाएं, लगातार प्राकृतिक आपदाओं का घटित होना, सी, ए और बी दोनों, डी नंबर ना तो ए ना तो बी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों, ठीक है। ब्रिटिश टाइम में उच्च मृत्यु दर क्यों था? क्योंकि सार्वजनिक सुविधाएं उस समय नहीं थी और लगातार प्राकृतिक आपदाएं भी आ रही थी। तो 14 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। 15 नंबर, औद्योगिक क्षेत्र बुनियादी ढांचे का निर्माण करता है जो विकास में मदद करता है, बताइए औद्योगिक क्षेत्र जो है ना बुनियादी ढांचे का निर्माण करता है जो विकास में मदद भी करता है। तो औद्योगिक क्षेत्र आता किस में? तो औद्योगिक क्षेत्र जो है ना द्वितीय क्षेत्र में आता है, यानी कि माध्यमिक क्षेत्र में आता है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। क्वेश्चन को और एक बार पढ़ लेते हैं कि औद्योगिक क्षेत्र बुनियादी ढांचे का निर्माण करता है जो विकास में मदद करता है, ठीक है। विकास में मदद करता है ये दोनों क्षेत्र के लिए, प्राथमिक के लिए, द्वितीय भी, तृतीय के लिए भी, और ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो 15 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। इसको और एक चीज़ से समझ लेते हैं कि औद्योगिक क्षेत्र यानी कि विनिर्माण क्षेत्र ना किस प्रकार से मदद करता है। मान लीजिए आप प्राथमिक क्षेत्र में आता है फसल, तो फसल उगाने के लिए आजकल जो है ना फसल उगाने के लिए भी हमें क्या चाहिए? बहुत सारे चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। मान लीजिए हल हो गया, मशीन हो गया, मशीनरी हो गया, इन सारी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। तो इन सारी चीज़ों का जो मैन्युफैक्चर होता है ना वो कहाँ होगा? सेकेंडरी सेक्टर में, माध्यमिक में। तो एक तरह से माध्यमिक सेक्टर जो है ना प्राथमिक क्षेत्र को भी बढ़ावा दे रहा है, तृतीय को भी बढ़ावा दे रहा है, दोनों को दे रहा है, ठीक है। तो इसीलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी, ठीक है। तो 15 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन,
स्वतंत्रता के समय शिशु मृत्यु दर था, बताइए स्वतंत्रता के समय भारत का शिशु मृत्यु दर कितना था? 220 प्रति हज़ार, 250 प्रति हज़ार, 218 प्रति हज़ार या फिर 280 प्रति हज़ार? तो 16 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, 218 प्रति हज़ार था उस समय शिशु मृत्यु दर भारत का स्वतंत्रता के समय, यानी कि 1947 के समय। 16 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। 17 नंबर, ब्रिटिश शासन के सकारात्मक प्रभाव के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा असत्य है? बताइए ब्रिटिश शासन के सकारात्मक प्रभाव के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा असत्य है? डाक और तार सेवा का प्रावधान, विदेशी व्यापार पर एकाधिकार, बंदरगाहों का विकास या परिवहन सुविधा प्रदान करना। तो 17 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विदेशी व्यापार पर एकाधिकार था उस समय उनका। ठीक है, 17 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, भारत की जो यहाँ पे हस्तशिल्प उद्योग था ये इसीलिए खत्म हो गया क्योंकि विदेशी व्यापार पर एकाधिकार दिए करके पूरा कब्जा कर लिया ब्रिटिशर्स ने। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन 18 नंबर, 1921 से पहले भारत जनसांख्यिकी संक्रमण में था, पहला चरण, दूसरा चरण, तीसरा चरण या उपयुक्त सभी? तो 18 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पहला चरण में था। ठीक है, 18 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, पहला चरण। चलिए 19 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, भारत में वित्तीय क्षेत्र मुख्य रूप से भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा नियंत्रित किया जाता है। सही बात है, भारत में वित्तीय क्षेत्र जो है ना मुख्य रूप से आरबीआई नियंत्रित करता है। तो निम्नलिखित में से कौन सी संस्था है वित्तीय क्षेत्र का हिस्सा है? बताइए कौन सी संस्था है? वाणिज्यिक बैंक, साहूकार, निवेश बैंक, स्टॉक एक्सचेंज संचालन, बीमा, विदेशी मुद्रा बाजार। ठीक है, तो इनमें से कौन कौन सा जो है आरबीआई के अंडर में आता है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा यहाँ पे देख लीजिए, ऑप्शन ए पहले है वाणिज्यिक बैंक, साहूकार, निवेश बैंक, स्टॉक एक्सचेंज संचालन, बीमा और है विदेशी व्यापार। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। ये सारे चीज जो है ना आरबीआई के अंदर में आ रहा है। ठीक है, एक सेकंड, यहाँ पे थोड़ा सा ये है, यहाँ पे जो है ना इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, साहूकार जो है ये आरबीआई के अंडर में नहीं आ रहा है। ठीक है, साहूकार यहाँ पे एक दिया है वित्तीय संस्थाएं का हिस्सा है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी संस्था वित्तीय क्षेत्र का हिस्सा है? तो साहूकार जो है नहीं है। ठीक है, वाणिज्य बैंक, निवेश बैंक, स्टॉक, बीमा, विदेशी मुद्रा बाजार ये सब है। ठीक है, तो साहूकार नहीं है। तो यहाँ पे देखना है कि साहूकार किसमें नहीं है, बी नंबर में, तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन 19 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, 1, 3, 4, 5, 6। ठीक है, चलिए 20 नंबर, ब्रिटिश शासन के दौरान विदेशियों के प्रभुत्व वाली जूट मिलें मुख्य रूप से कहाँ केंद्रित थी? बताइए सबसे ज़्यादा जूट का उत्पादन जो होता है ना बंगाल में होता है, वेस्ट बंगाल में। तो बताइए उस समय जो जूट के मिले होंगे ना वो कहाँ होगा? बंगाल, गुजरात, महाराष्ट्र, केरल। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, बंगाल में ही होगा। ठीक है, तो 20 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, बंगाल। 21 नंबर क्वेश्चन, 20वीं शताब्दी के पूर्वार्ध के दौरान एक वर्ष में प्रति व्यक्ति आय में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई? बताइए कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, 5% की। 21 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है 22 नंबर, ब्रिटिश भारत में पहली जनगणना किस वर्ष हुई थी? बताइए ब्रिटिश भारत में पहली जनगणना 1881 में हुआ था। ठीक है, तो 22 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। 23 नंबर, ब्रिटिश काल के प्रमुख भाग के दौरान निर्यात आयात से अधिक था, इनमें से कोई नहीं, आयात निर्यात से अधिक था या निर्यात आयात के बराबर था? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, निर्यात जो है ना आयात से अधिक था उस समय। तो 23 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। चलिए 24 नंबर, उच्च जन्म दर और निम्न मृत्यु दर जनसांख्यिकीय संक्रमण प्रतिनिधित्व करती है। तो चरण है इसका 1/3, प्रथम, दूसरा और पहला। तो बताइए 24 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, दूसरा है 24 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, दूसरा। चलिए 25 नंबर क्वेश्चन, भारत में रेलवे की शुरुआत कब हुई? 1769, 1825, 1850 या 1875? तो 25 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, 1850 के आसपास में, यानी कि 1853 में भारत में पहला रेल चला था। ठीक है, बम्बई से थाने के बीच। 26 नंबर, स्वतंत्रता की पूर्व संध्या के दौरान कृषि क्षेत्र हिस्सा था, प्रतिशत के साथ कार्यबल का सबसे बड़ा हिस्सा कितना था? बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 70 से 75% था। ठीक है, कब? स्वतंत्रता की पूर्व संध्या में। ठीक है, तो 70 का राइट, 70 बोल रहा हूँ मिस्टेक से, सॉरी, 26 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 70 से 75% था। ठीक है, 27 नंबर, आम आदमी बीमा योजना शुरू की गई। बताइए आम आदमी बीमा योजना कब शुरू हुआ था? तो आम आदमी बीमा योजना कब शुरू हुआ था? 14 नवंबर 2011, 5 मार्च 2009, 10 मार्च 2008 या 2 अक्टूबर 2007? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, 2 अक्टूबर 2007 को हुआ था। ठीक है, 27 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, 2 अक्टूबर 2007। 28 नंबर, औपनिवेशिक शासन के तहत कौन सी सेवा अपर्याप्त रही है? बताइए औपनिवेशिक शासन के तहत कौन सी सेवा अपर्याप्त रही थी? कानून और व्यवस्था, डाक सेवाएं, रेलवे या बंदरगाह? तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, डाक सेवाएं अपर्याप्त रही थी। ठीक है, तो 28 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। 29 नंबर,
ब्रिटिश भारत के दौरान पहली जनगणना के आंकड़े कब एकत्र किए गए थे? बताइए, ब्रिटिश भारत के दौरान पहली जनगणना के आंकड़े कब एकत्र किए गए थे? तो 29 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी 1881 को किया गया था। ठीक है, 29 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी 1881 को। 30 नंबर, औपनिवेशिक काल के दौरान भारत की जनसांख्यिकीय प्रोफाइल के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? बताइए, कौन सा कथन सत्य है? जीवन प्रत्याशा 63 वर्ष थी, शिशु मृत्यु दर लगभग 70 प्रति हजार जीवित जन्म थी, और समग्र साक्षरता स्तर 16% से कम था। यह जन्म दर और मृत्यु दर दोनों काफी कम थे। तो 30 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, समग्र साक्षरता स्तर 16% से कम था। तो 30 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, 31 नंबर, स्वतंत्रता के समय मृत्यु दर एवं जन्म दर थी। बताइए, स्वतंत्रता के समय जन्म दर और मृत्यु दर किस तरह था? उच्च जन्म दर था, निम्न मृत्यु दर था, कम जन्म दर और कम मृत्यु दर, कम जन्म दर और उच्च मृत्यु दर, या उच्च जन्म दर और उच्च मृत्यु दर? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, उच्च जन्म दर था और उच्च मृत्यु दर भी था। तो 31 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। 32 नंबर क्वेश्चन, टाटा एयरलाइंस को किस वर्ष निगमित किया गया था? बताइए, टाटा एयरलाइंस को किस वर्ष निगमित किया गया? ऑप्शन नंबर सी 1932 को। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी 1932 को। 33 नंबर, स्वतंत्रता की पूर्व संध्या पर भारत था। बताइए, भारत कैसा था? जीवंत अर्थव्यवस्था, स्थिर अर्थव्यवस्था, कोई नहीं, या दोनों? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, स्थिर अर्थव्यवस्था था। ठीक है, 23 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। 34 नंबर, स्वतंत्रता की पूर्व संध्या पर भारतीय अर्थव्यवस्था थी विकसित, स्थिर, अविकसित। तो 34 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, बी और सी दोनों, यानी कि स्थिर भी था और अविकसित भी था। तो 34 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। 35 नंबर क्वेश्चन, भारत में आश्चर्यजनक और कुशल लेखांकन और वित्तीय रिपोर्टिंग प्रणाली की स्थापना और रखरखाव के लिए कौन जिम्मेदार है? बताइए, लेखा महानियंत्रक, नीति आयोग, आरबीआई, या इनमें से कोई नहीं? तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लेखा महानियंत्रक। 35 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलिए 36 नंबर क्वेश्चन, स्वतंत्रता की पूर्व संध्या पर भारत शुद्ध निर्यातक था किसका? प्राथमिक उत्पाद का, औद्योगिक उत्पाद का, पूंजीगत सामान का, कृषि सामान का? तो 36 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, प्राथमिक उत्पाद का भारत शुद्ध निर्यातक था। ठीक है, 36 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। प्राथमिक उत्पाद में क्या क्या आता है? पशुपालन आता है, कृषि आता है, मत्स्य पालन, डेयरी उत्पादन, ये सारे। ठीक है, चलिए 37 नंबर, लौह एवं इस्पात उद्योग स्थापित होने लगे। बताइए, लौह एवं इस्पात उद्योग कब स्थापित होने लगे? 20वीं सदी, 17वीं शताब्दी, 18वीं शताब्दी, या 19वीं सदी? तो 37 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, 20वीं सदी में। ठीक है, 37 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, 20वीं सदी में। चलिए अगला क्वेश्चन है 38 नंबर, सुएज नहर का खुलना बीच परिचालन वाले जहाजों के लिए एक सीधे मार्ग के रूप में कार्य करता है। बताइए, भारत और अमेरिका, भारत ब्रिटेन, भारत श्रीलंका, भारत पाकिस्तान? तो भारत और ब्रिटेन का। ठीक है, तो 38 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला क्वेश्चन है 39 नंबर, टिस्को का मतलब क्या है? टिस्को का मतलब क्या है? टाटा आयरन एंड सिल्वर कंपनी, टाटा आयरन एंड सिल्वर कॉर्पोरेशन, टाटा आयोडीन और सिल्वर कंपनी, टाटा आयरन एंड स्टील? तो टाटा आयरन एंड स्टील। ठीक है, 39 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन 40 नंबर, कृषि क्षेत्र को भी कहा जाता है। बताइए, कृषि क्षेत्र को क्या बोलेंगे? प्राथमिक क्षेत्र बोलेंगे। ठीक है, 40 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। 41 नंबर, 1991 के संकट से निपटने में भारत के दृष्टिकोण के बारे में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। 1991 के संकट से निपटने के लिए। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए, कथन एक क्या है? भारत ने संकट के प्रबंधन के लिए, ऋण के लिए, पुनर्निर्माण और विकास के लिए अंतर्राष्ट्रीय बैंक, जिसे आमतौर पर आईएमएफ के नाम से जाना जाता है, से संपर्क किया। सही है। भारत नई आर्थिक नीतियां लेकर आया जो अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों की शर्तों पर आधारित थी। सही है। अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं की शर्तें किसी सजा के तौर पर नहीं बल्कि अर्थव्यवस्था में अधिक प्रतिस्पर्धी माहौल बनाने के लिए थी। ठीक है, तो ए है उपयुक्त सभी, बी है 2 और 3, सी है 1 और 2, और डी है 1 और 3। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा, बताइए 41 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, 2 और 3 सही है इसमें। एक सेकंड, 41 ना, तो एक क्या है कि भारत ने संकट के प्रबंधन के लिए, ऋण के लिए, पुनर्निर्माण और विकास के लिए अंतर्राष्ट्रीय बैंक, जिसे आप आमतौर पर आईएमएफ के नाम से जाना जाता है। ठीक है, लेकिन वर्ल्ड बैंक था। ठीक है, तो भारत नई आर्थिक नीतियां लेकर आया, अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों की शर्तों पर आधारित थी, और अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं की शर्तें किसी सजा के तौर पर नहीं बल्कि अर्थव्यवस्था के अधिक प्रतिस्पर्धी माहौल के लिए बनाने था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी सही है, 2 और 3। ठीक है, आईएमएफ नहीं, वर्ल्ड बैंक के पास गया था। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 41 का, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन 42 नंबर, किसी देश की सेवा करने वाली मूलभूत सुविधाओं और प्रणाली को संदर्भित करता है। शहर या क्षेत्र जिसमें उसकी अर्थव्यवस्था के संचालन के लिए आवश्यक सेवाएं और सुविधाएं शामिल है। बताइए क्या है? स्वच्छता, परिवहन, रेलवे, या इंफ्रास्ट्रक्चर? तो 42 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, इंफ्रास्ट्रक्चर। ठीक है, और संरचनाएं, ठीक है, सुविधाएं और सेवाएं प्रोवाइड करती है। तो 42 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। 43 नंबर, निम्नलिखित में से किस अर्थशास्त्री ने औपनिवेशिक काल के दौरान
भारत की राष्ट्रीय और प्रति व्यक्ति आय की गणना करने का प्रयास किया था? विलियम डिग्बी, दादाभाई नौरोजी, वी राव और डी नंबर उपयुक्त सभी। तो 43 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। ठीक है, 43 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। चलिए 44 नंबर, निम्नलिखित में से किस प्रकार की अर्थव्यवस्था में संसाधनों का स्वामित्व निजी तौर पर होता है और आर्थिक गतिविधियों के पीछे मुख्य उद्देश्य लाभ कमाना होता है? बताइए। तो उसको क्या बोलेंगे, पूंजीवादी, समाजवादी, मिश्रित या वैश्विक? तो 44 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। ठीक है, 44 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर है पूंजीवादी। 45 नंबर, किसी देश की जीडीपी अर्थव्यवस्था के निम्नलिखित क्षेत्रों से प्राप्त नहीं होता है, अर्थात बताइए वो क्षेत्र क्या है? सेवा क्षेत्र, प्राथमिक क्षेत्र, विदेशी क्षेत्र या द्वितीय क्षेत्र? तो 45 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विदेशी क्षेत्र। ठीक है, यानी अर्थव्यवस्था के निम्नलिखित क्षेत्र में से प्राप्त नहीं होता तो विदेशी क्षेत्र। 45 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। 46 नंबर, विभिन्न आर्थिक गतिविधियों को चलाने का मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित में से कौन सा है? लाभ, लोक कल्याण, प्रतियोगिता या समानता? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, लोक कल्याण के लिए। ठीक है, 46 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, लोक कल्याण। 47 नंबर, भूमि सीमा का तात्पर्य से है मौजूदा स्तर पर ग्रामीण भूमि जोत को ठीक करना, किसी व्यक्ति द्वारा धारित भूमि की मात्रा तय करना, मौजूदा स्तर पर शहरी भूमि जोत तय करना या सिंचाई परियोजनाओं के लिए भूमि क्षेत्र तैयार करना। तो 47 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, किसी व्यक्ति द्वारा धारित भूमि की मात्रा को तय करना, भूमि सीमा का से तात्पर्य है। 47 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, 48 नंबर, योजना आयोग के सहायक के रूप में राष्ट्रीय विकास परिषद एनडीसी की स्थापना कब की गई थी? बताइए, एनडीसी की स्थापना कब की गई थी? 1950, 1969, 1952, 1979? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, 1952 में किया गया था। ठीक है, एनडीसी का। तो 48 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, 1952। 49 नंबर, लघु उद्योगों को सरकार द्वारा संरक्षण किसके कारण दिया गया है? बताइए। वे बड़े उद्योगों के साथ प्रतिस्पर्धा नहीं कर सकते, वे ग्रामीण विकास में अधिक उपयुक्त है, ए और बी दोनों, या निजी क्षेत्र पर नजर रखने के लिए? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर है, वे बड़े उद्योगों के साथ प्रतिस्पर्धा नहीं कर सकते। ठीक है, तो 49 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर है। ठीक है, चलिए 50 नंबर क्वेश्चन, सौदे के भारी बोझ और उसके हित के लिए निम्नलिखित में से कौन जिम्मेदार था? बीओपी घाटा, बीओपी अधिशेष, संतुलन या इनमें से कोई नहीं? तो 50 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, बीओपी घाटा। ठीक है, तो 50 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, तो दोस्तों ये अभी 50 क्वेश्चन यानी कि आधा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। तो दोस्तों अगर आप लोग नए हो तो हमारे परिवार SM मास्टर क्लासेस से जुड़ जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अच्छा लगे तो कमेंट करके जरूर बताइएगा और साथ ही साथ वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। ठीक है दोस्तों, क्योंकि ये परिवार हम सबका है, तो यहाँ पे बहुत मस्त इनोवेटिव क्लासेस कराया जाएगा। चलिए 51 नंबर क्वेश्चन, 1955 में करवे समिति ग्राम एवं लघु स्तरीय समिति का गठन किया गया था। ठीक है, तो क्यों किया गया था? ऑप्शन ए, ग्रामीण विकास के लिए MSME का उपयोग करना, ऑप्शन बी, शहरी विकास के लिए MSME का उपयोग करना, ऑप्शन सी है विकास के लिए बड़े पैमाने के उद्योग का उपयोग करना, और ऑप्शन डी है ए और बी दोनों। तो बताइए 51 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ग्रामीण विकास के लिए MSME का उपयोग करना। ठीक है, तो 51 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। MSME का मतलब होता है सूक्ष्म लघु उद्योग। ठीक है, चलिए 52 नंबर क्वेश्चन, 1990-91 में कृषि क्षेत्र ने सकल घरेलू उत्पाद में प्रतिशत योगदान दिया, कितना प्रतिशत योगदान दिया? 24.6%, बी नंबर है 34.9%, सी नंबर है 40.5%, डी नंबर 59.0%। तो 52 यानी कि 52 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 34.9%। ठीक है, 52 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, 34.9%। चलिए 53 नंबर, वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन और विनिमय की एक प्रणाली है। बताइए, वस्तुओं और सेवा के उत्पादन के विनिमय की एक प्रणाली क्या है? अर्थव्यवस्था, आर्थिक, इकोसिस्टम या पर्यावरण? तो 53 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर है अर्थव्यवस्था। ठीक है, 53 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर है अर्थव्यवस्था। 54 नंबर, निम्नलिखित में से किस कदम ने औद्योगिक और तृतीय क्षेत्रों के विकास को प्रोत्साहित करके समग्र रूप से अर्थव्यवस्था के विकास को बढ़ावा दिया है? ठीक है, स्वतंत्रता योजना, औपनिवेशिक शासन या हरित क्रांति? बताइए, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, योजना। ठीक है, योजनाओं ने जो है समग्र रूप से अर्थव्यवस्था के विकास को बढ़ावा दिया है। तो 54 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, योजना। 55 नंबर क्वेश्चन, जीडीपी को परिभाषित कीजिए। बताइए, जीडीपी किसे कहते हैं? घरेलू क्षेत्र के भीतर उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का कारक मूल्य। ऑप्शन बी है घरेलू क्षेत्र के भीतर उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का बाजार मूल्य। ऑप्शन सी है निवासियों द्वारा उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का बाजार मूल्य। ऑप्शन डी है निवासियों द्वारा उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का कारक मूल्य। तो 55 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, घरेलू क्षेत्र के भीतर उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का बाजार मूल्य, मार्केट प्राइस पे। ठीक है, तो 55 का राइट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर बी, 55, यानी 55 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, 56 नंबर, बाढ़, सूखा, टिड्डियों, तूफान आदि प्राकृतिक आपदाओं से सुरक्षा प्रदान करने के लिए क्या आवश्यक है? बताइए, क्या आवश्यक है?
एकाधिक फसल, हरित क्रांति, फसल बीमा या फिर HIV। तो इन सारे चीज़ों को फसल बीमा की आवश्यकता है, ठीक है। 56 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। फसल बीमा दिया जाएगा। अगर मान लीजिए आप किसान हैं, फसल उगाए, आपका फसल खराब हो गया, तो नेक्स्ट बार अगर आप निवेश करोगे, इन्वेस्टमेंट करोगे, उसके लिए पैसा चाहिए ना, तो इसीलिए यहाँ पे फसल बीमा दिया जाता है, ठीक है। 57 नंबर, आत्मनिर्भरता का अर्थ क्या है? निर्यात, आयात, दोनों या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आत्मनिर्भरता का अर्थ है ऑप्शन नंबर बी, आयात। आयात नहीं, निर्यात या दोनों। तो बताइए आत्मनिर्भरता का अर्थ क्या है? इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, ठीक है। इसका आंसर आप लोग को कमेंट बॉक्स में देना है। 58 नंबर, योजना आयोग के सहायक के रूप में राष्ट्रीय विकास परिषद यानी कि NDC की स्थापना कब हुई थी? नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल का स्थापना कब हुआ? 1950, 1969, 1952 या 1979? तो 58 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 58 का ऑप्शन नंबर सी, 1952 में हुआ था, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी 1952। 59 नंबर क्वेश्चन, किस व्यवस्था के तहत लोगों के बीच वस्तुओं की खरीद फरोख्त लोगों की जरूरत के आधार पर नहीं बल्कि क्रय शक्ति के आधार पर की जाती है? तो पूंजीवादी व्यवस्था, समाजवादी व्यवस्था, मिश्रित प्रणाली या दोहरी प्रणाली? तो 59 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, ठीक है। 59 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। 60 नंबर, 1960 को छोड़कर सभी राज्य सरकारों ने भूमि सीमा लागू कर दी। दक्षिण पश्चिमी, उत्तर पश्चिमी, दक्षिण पूर्वी या फिर भारत उत्तरी पूर्वी? तो 60 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, उत्तरी पश्चिमी, ठीक है। 60 का आंसर नंबर बी राइट आंसर। 61 नंबर, पिछले कुछ वर्षों में भारत की GDP में कृषि की हिस्सेदारी रही है, बताइए किस तरह का? स्थिर रहा है, कमी रहा है, वृद्धि हुई है, पहले घाटा फिर बढ़ा? तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 61 का ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, कमी रहा है। 61 का ऑप्शन नंबर बी कमी रहा है। 61 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। क्वेश्चन को और एक बार देख लीजिए, पिछले कुछ वर्षों में भारत की GDP में कृषि की हिस्सेदारी रही है, तो कमी रही है, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। चलिए 62 नंबर, औद्योगिक नीति संकल्प 1956 के तहत सार्वजनिक क्षेत्र के लिए कितने उद्योग आरक्षित किए गए थे? बताइए 1956 के तहत सार्वजनिक क्षेत्र के लिए कितने उद्योग आरक्षित किए गए? ऑप्शन ए 17, ऑप्शन बी 21, ऑप्शन सी 15, ऑप्शन डी है 2। तो 62 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर है 17, ठीक है। 62 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर है 17। 63 नंबर, प्रथम पंचवर्षीय योजना किस पर आधारित थी? बताइए प्रथम पंचवर्षीय योजना जो है किस पर आधारित थी? डगमर मॉडल, हेरोड डोमर मॉडल, 20 पॉइंट मॉडल या फाउंटेन मॉडल? तो 63 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, हेरोड डोमर मॉडल पर आधारित था प्रथम पंचवर्षीय योजना। 63 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। 64 नंबर, भारत में योजना आयोग की स्थापना कब की गई थी? बताइए भारत में योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी? 1952, 1950, 1964, 1975? तो 64 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी 1950 में, ठीक है। 64 का राइट आंसर 1950 बी नंबर। 65 नंबर, यह किसी उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए सामाजिक आर्थिक प्रक्रियाओं का आकार देने के लिए एक सचेत डिजाइन है। तो बताइए आर्थिक बुनियादी ढांचा, आर्थिक विकास, आर्थिक योजना, आर्थिक विकास? तो 65 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, आर्थिक योजना। 65 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, आर्थिक योजना। 66 नंबर क्वेश्चन, किसी अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्या है? बताइए अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्या क्या है? क्या उत्पादन करना है, उत्पादन कैसे करना है, किसके लिए उत्पादन करना है? तो ये सभी केंद्रीय समस्या है। 66 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है 67 नंबर, कौन सी अर्थव्यवस्था उन वस्तुओं को उत्पादन करती है जिन्हें लाभ के उद्देश्य से घरेलू या विदेशी बाजार में बेचा जा सकता है? पूंजी अर्थव्यवस्था, समाजवादी अर्थव्यवस्था, मिश्रित अर्थव्यवस्था या उपयुक्त में से कोई नहीं? तो 67 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में लाभ के लिए घरेलू विदेशी बाजार में बेचा जा सकता है, ठीक है। 67 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर है। चलिए 68 नंबर, IADP का मतलब है, बताइए IADP का मतलब क्या है? ऑप्शन ए एकीकृत कृषि विकास उत्पाद, ऑप्शन बी गहन क्षेत्र विकास कार्यक्रम, ऑप्शन सी एकीकृत क्षेत्र विकास उत्पाद, ऑप्शन डी है गहन क्षेत्र विकास उत्पाद। तो बताइए 68 का राइट आंसर क्या होगा? 68 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी गहन क्षेत्र विकास कार्यक्रम, ठीक है। 68 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी गहन क्षेत्र विकास कार्यक्रम, IADP का मतलब, ठीक है। 69 नंबर, आयात प्रतिस्थापन से तात्पर्य उत्पादन द्वारा आयात के प्रतिस्थापन की नीति से है, क्या संबंधित है? घरेलू, विदेशी, राज्य, जिला? तो ऑप्शन है राइट आंसर घरेलू, ठीक है। 69 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर है, ठीक है। आयात प्रतिस्थापन से तात्पर्य उत्पादन द्वारा आयात के प्रतिस्थापन की नीति से है, घरेलू से, ठीक है, घरेलू नीति से। 70 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा योजना आयोग का लक्ष्य नहीं है? आर्थिक विकास, इक्विटी, संसाधन संरक्षण, आत्मनिर्भरता? तो 70 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी संसाधन संरक्षण, इसका योजना आयोग का लक्ष्य नहीं है, ठीक है। 70 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी।
चलिए 71 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? बताइए इनमें से कौन सा कथन जो है सत्य नहीं है? एमएसआई को बड़े उद्योगों से सुरक्षा दी गई है, एमएसआई को रियायतें दी गई है, सरकार एमएसआई और बड़े उद्योगों को किसी भी प्रकार के सामान का उत्पादन करने की अनुमति दी गई है, डी नंबर कोई नहीं। तो 71 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सरकार एमएसआई और बड़े उद्योगों को किसी भी प्रकार के सामान का उत्पादन करने की अनुमति दी गई है। ठीक है, तो 71 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए 72 नंबर क्वेश्चन, लघु उद्योगों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? बताइए लघु उद्योग के लिए इनमें से कौन सा कथन सत्य नहीं है? ऑप्शन ए, एमएसआई श्रम गहन और इसलिए रोजगार उन्मुख है। एमएसएमई को छोटे निवेश की आवश्यकता है और इसलिए इक्विटी उन्मुख है। ऑप्शन सी है, एमएसआई पूंजी गहन है और इसलिए उत्पादन बढ़ाता है। ऑप्शन डी है, एमएसआई स्थानीय लचीलापन दिखाता है इसलिए समानता उन्मुख है। तो 72 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, एमएसआई पूंजी गहन है और इसलिए उत्पादकता को बढ़ाता है। ठीक है, तो 72 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। 73 नंबर, अर्थव्यवस्था की भाषा में निम्नलिखित में से कौन सा आर्थिक विकास का अच्छा सूचक है? बताइए कौन सा, जीडीपी, एनडीपी, जीएनपी या एनएनपी? तो 73 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जीडीपी जो है अर्थव्यवस्था की भाषा में निम्नलिखित में से सबसे ज़्यादा आर्थिक विकास का सूचक है, जीडीपी। 73 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। 74 नंबर क्वेश्चन, किस पंचवर्षीय योजना में कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य और बुनियादी ढांचा को प्राथमिकता वाला क्षेत्र माना गया? 11वां, 12वां, 9वां या 10वां? तो 74 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 11वां पंचवर्षीय योजना में कृषि, शिक्षा और स्वास्थ्य बुनियादी ढांचा को प्राथमिकता दिया गया था। ठीक है, 74 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 75 नंबर, पंचवर्षीय योजना की अवधारणा को आउटसोर्स किया गया है, रूस से, यूएसए से, ब्राजील से या फिर मैक्सिको से? तो पंचवर्षीय योजना की अवधारणा जो है ना रूस से, यूएसएसआर से लिया गया है। 75 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। 76 नंबर, स्वतंत्रता भारत के नीति निर्माताओं ने कृषि क्षेत्र में विकास और समानता लाने का प्रयास किया। ऑप्शन ए, भूमि सुधार लाना, किसी भी उच्च उपज देने वाली किस्म में HYV बीजों का उपयोग किया गया, उपयोग किए बिना। उपयोग में से कौन सा कथन सही है? केवल एक, केवल दो या दोनों, या ना तो एक ना तो दी? जो 76 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, दोनों, भूमि सुधार लाना और किसी भी उच्च उपज देने वाली किस्म में HYV बीजों का उपयोग किए बिना। ठीक है, स्वतंत्रता के नीति निर्माता ने किसी क्षेत्र में विकास और समानता लाने का प्रयास किया। ठीक है, ये दोनों प्रयास किया किसी क्षेत्र में विकास के समानता में लाने के लिए। ठीक है, 76 का सी नंबर, 76 का सी नंबर। 77 नंबर, 1990 के दशक के अंत तक जनसंख्या का कितना प्रतिशत कृषि में कार्यरत था? बताइए 1990 के समय भारत की कितनी प्रतिशत जनसंख्या कृषि पर कार्यरत था? 65, 75%, 60% या 55%? तो 77 का ए नंबर 65% था, 77 का ए। चलिए 78 नंबर, वृद्धि का एक अच्छा संकेतक निरंतर वृद्धि है। बताइए वृद्धि का एक अच्छा संकेतक निरंतर वृद्धि है, घरेलू, सकल घरेलू उत्पाद, शुद्ध घरेलू उत्पाद या जनसंख्या या राष्ट्रीय आय? तो 78 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 78 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, सकल घरेलू उत्पाद। 78 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, सकल घरेलू उत्पाद। 79 नंबर, 12वीं पंचवर्षीय योजना कब प्रारंभ की गई? 12वीं पंचवर्षीय कब प्रारंभ हुआ? 2007 से 2012, 1997 से 2002, 2012 से 2017, 2002 से 2007? तो 79 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 2012 से 2017। 79 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, 2012 से 2017। 80 नंबर, द्वितीय पंचवर्षीय योजना में किस क्षेत्र पर मुख्य जोर दिया गया? बताइए सेकंड पंचवर्षीय योजना में किस क्षेत्र पर मुख्य जोर दिया गया? ठीक है, तो उस समय उद्योग पे ज़्यादा जोर दिया गया। ठीक है, 80 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। और प्राथमिक पंचवर्षीय योजना में कृषि पे सबसे ज़्यादा जोर दिया गया। ठीक है, 81 नंबर, भारतीय योजना के वास्तुकार के रूप में किसे जाना जाता है? जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर BR अम्बेडकर, PC महालनोबिस या सरदार वल्लभ भाई पटेल? तो 81 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, PC महालनोबिस को। 81 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, PC महालनोबिस। 82 नंबर, कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य और बुनियादी ढांचा प्राथमिकता वाले क्षेत्र थे, 12वीं, 9वीं, 11वीं या 10वीं? तो अभी मैंने बताया था ये जो है ना 11वीं पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य था। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। 82 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। 83 नंबर, 1955 में ग्राम एवं लघु उद्योगों के लिए गठित समिति का नाम बताइए। 1955 में ग्राम एवं लघु उद्योगों के लिए गठित समिति का नाम क्या है? नरसिम्हम समिति, कार्वे समिति, वेसल समिति या रंगराजन समिति? तो 83 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, कार्वे समिति। ठीक है, 83 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, कार्वे समिति। 84 नंबर,
का तात्पर्य उन्नत प्रौद्योगिकी के उपयोग से है। बताइए किसका है? आधुनिकीकरण, वैश्वीकरण, निजीकरण या योजना, इनमें से किसका तात्पर्य उन्नत प्रौद्योगिकी के उपयोग से है? तो 84 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर है आधुनिकीकरण, यानी कि बोल सकते हैं आधुनिकीकरण, मॉडर्नाइजेशन का। ठीक है, तो 84 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर है। 85 नंबर, प्रारंभ में HYVP को लगभग लागू किया गया। 76 मिलियन हेक्टेयर क्षेत्र में, 75 मिलियन हेक्टेयर क्षेत्र में, 3 मिलियन हेक्टेयर क्षेत्र या फिर 2 मिलियन हेक्टेयर क्षेत्र। तो देखिए शुरुआत में जो HYVP जो उपयोग किया गया था ना, ये किया गया था पंजाब में प्लस हरियाणा में प्लस यूपी के पश्चिमी भाग में, ये याद रखिएगा, यूपी के पश्चिमी भाग में। ठीक है, और ये जो HYVP शुरुआत में इस्तेमाल किया, ये किया गया है गेहूँ के और चावल के दाने, चावल के बीजों में। ठीक है, तो ये दोनों याद रखिएगा। तो 85 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, 85 का राइट आंसर हो जाएगा 2 मिलियन हेक्टेयर क्षेत्र में सबसे पहले HYV बीजों का उपयोग हुआ। ठीक है, तो 85 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए 86 नंबर, 1950-91 में खेती का सकल क्षेत्र करोड़ हेक्टेयर था, जो अब बढ़कर करोड़ हेक्टेयर हो गया। कितना? 15 था, 17 हो गया, या 13 से 19 हुआ, या 10 से 20 हुआ। ये उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 86 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, 13 था और 19 हो गया। ठीक है, 86 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। चलिए 87 नंबर, औद्योगिक नीति 1956 का उद्योगों पर प्रभाव था। बताइए क्या प्रभाव था? उद्योगों में विविधता आने लगी, भारत औद्योगिक वस्तुओं में आत्मनिर्भर बन गया, या 1991 के दौरान सकल घरेलू उत्पाद में उद्योगों की हिस्सेदारी में गिरावट आई। केवल ए और बी दोनों। तो 87 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उद्योगों में विविधता आने लगी। ठीक है, 87 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, उद्योगों में विविधता आने लगी। 88 नंबर, कानूनी रूप से निर्धारित अधिकतम आकार जिसके आगे कोई भी व्यक्तिगत किसान कोई भूमि नहीं रख सकता। बताइए उसको क्या बोलेंगे? किराएदारी सुधार, बिचौलियों का उन्मूलन, या भूमि समेकन, या भूमि सीमा। तो 88 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, भूमि सीमा। ठीक है, इसको बोलते हैं भूमि सीमा। 89 नंबर क्वेश्चन, भारतीय कृषि के संबंध में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए और सही संयोजन का उल्लेख भी करना है। चलिए कथन 1, हरित क्रांति से नई तकनीक की शुरुआत हुई। ठीक है। कथन 2, हरित क्रांति ने HYV बीजों का उपयोग शुरू किया। ठीक है। कथन 3, हरित क्रांति के परिणाम स्वरूप तिलहन में सुधार हुआ। नहीं, तिलहन में नहीं, गेहूं और चावल में हुआ। तो इसका राइट आंसर क्या हो गया? 1 और 2, 2 और 3, केवल 1, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, हरित क्रांति ने HYV बीजों का उपयोग शुरू किया। ठीक है, ये भी सही है। ठीक है, और हरित क्रांति से नई तकनीक की शुरुआत हुई। ठीक है, 1 और 2 सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। तो 89 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। चलिए 90 नंबर, किस पंचवर्षीय योजना तक आत्मनिर्भरता को महत्व देना छोड़ दिया गया? बताइए किस पंचवर्षीय योजना में आत्मनिर्भरता को महत्व देना छोड़ दिया? पहली से 6 साल की योजना, पहली 5 साल की योजना, या प्रथम 7 वर्षीय योजना, या पहली 8 साल की योजना। तो 90 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्रथम 7 वर्षीय योजना। 90 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, 91 नंबर, भारतीय नियोजन के वास्तुकार कौन है? बताइए KN राय, PC महालनोबिस, और सी नंबर है RC देसाई, और डी नंबर है दादाभाई नौरोजी। ठीक है, तो 91 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, PC महालनोबिस। 91 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, PC महालनोबिस। चलिए 92 नंबर, योजना प्रक्रिया के दौरान शुरू की गई हरित क्रांति से पहले भारत देश की खाद्य आवश्यकता को पूरा करने के लिए इस देश की दया पर निर्भर है। अमेरिका, चीन, किस देश की दया पर निर्भर है? अमेरिका, चीन, ब्रिटेन, रूस, एशिया, रूस। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर है भारत। देखिए भारत में हरित क्रांति से पहले भारत जो है ना, चावल और गेहूं की आयात जो करता था अमेरिका से करता था। तो 92 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, 93 नंबर, सेबी का मतलब क्या है? भारतीय विज्ञान और इंजीनियरिंग बोर्ड, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड, भारत का सामाजिक समानता ब्यूरो, भारतीय विज्ञान और शैक्षिक बोर्ड। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड को सेबी कहा जाता है। 93 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। चलिए 94 नंबर, उस व्यवस्था को संदर्भित करता है जिसके द्वारा किसी अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्या का समाधान किया जाता है। तो उसको क्या कहेंगे? आर्थिक प्रणाली, मिश्रित अर्थव्यवस्था, आधुनिकीकरण, या समाजवादी अर्थव्यवस्था। तो 94 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर है आर्थिक प्रणाली। 94 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर है आर्थिक प्रणाली। 95 नंबर, फर्मों को कुशल बनाने से किसने रोका है? शुल्क ने, कोटा ने, परमिट लाइसेंस राज ने, या सी नंबर इनमें से नई आर्थिक नीति। तो 95 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, परमिट लाइसेंस राज ने। ठीक है, तो 95 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, परमिट लाइसेंस राज ने। 96 का राइट आंसर बताइए। 96, आधुनिकीकरण का अर्थ क्या है? ऑप्शन ए, नई तकनीक अपनाकर वस्तुओं और सेवा का उत्पादन बढ़ाना, उन वस्तुओं की आयात से बचना जिनका उत्पादन भारत में ही किया जा सकता है, मान्यता है कि महिलाओं और पुरुषों के समान अधिकार होने की, या डी नंबर ए और सी दोनों। तो 96 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ए और सी दोनों। ठीक है, 96 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, ए और सी दोनों। ठीक है,
97 नंबर, अनुसूची में ऐसे उद्योग शामिल है जिनका स्वामित्व विशेष रूप से राज्य के पास होगा, ए बी सी या इनमें से कोई नहीं। तो 97 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन 98 नंबर, कृषि उपज का वो भाग जिसे किसान अपनी घरेलू आवश्यकता की पूर्ति के बाद वास्तव में बाजार में बेचता है कहलाता है। तो उसको क्या बोलेंगे, लाभदायक, विपणन अधिशेष, लागत अधिशेष, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 98 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विपणन अधिशेष बोलते हैं उसको, ठीक है। 98 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, विपणन अधिशेष। चलिए 99 नंबर क्वेश्चन, वर्तमान परिदृश्य में छोटे पैमाने पर शुरुआत की करने की अधिकतम सीमा है 5 लाख, 50 लाख, 1 करोड़ या 5 करोड़। तो 99 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 1 करोड़। 99 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, 1 करोड़। 100 नंबर, आधुनिकीकरण की सुविधा क्या है, अभिनव, आविष्कार, नई तकनीक को अपनाना या उपयुक्त सभी। तो 100 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। तो 100 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। तो ये था दोस्तों क्लास 11 की इकोनॉमिक्स की बेस्ट, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 100 क्वेश्चन जो आप लोगों के एग्जाम के लिए बेस्ट साबित होने वाला है। तो दोस्तों अगर आप लोग नए हो तो हमारे परिवार SM मास्टर क्लासेस से जुड़ जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि क्लास कैसा लग रहा, और इस वीडियो को दोस्तों अपने दोस्तों तक जरूर से जरूर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बने रहे। जय हिंद और रिपब्लिक डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सभी को।